सिग्नेचर, पैसा पैसा चाहिए ना, चेक पर साइन करो। ये पेन। तेरे रिस्पेक्ट देने की लेवल गिर गई है। मालिक के कमरे में अंदर घुसने से पहले नॉक करना चाहिए, समझा? इतनी अकल नहीं है। मामा जी आप शायद भूल रहे हैं, विराज सुन नहीं सकता। तो मैं तो सुन सकता हूँ ना, है ना? अगली बार अंदर घुसने से पहले नॉक करना, फिर अंदर आना, समझे? ये क्या है? 5 लाख? ये क्या है? कुछ नहीं, अरे वो हमारे वेंडर है ना मेहता साहब, उनकी पेमेंट करनी है। अच्छा, मेहता साहब को 3 लाख की पेमेंट करनी है। ये 5 लाख के चेक पर साइन ले रहे हैं। 5 लाख। अरे देख तू ना, इसको विराज को मेरे खिलाफ भड़का मत, समझा? सिर्फ साइन करने के लिए बोलो उसको। चल मामा जी, मैं विराज को भड़का नहीं रहा हूँ। विराज के माता पिता ने हर बात को सही से विराज को समझाने की मुझे ड्यूटी दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। और वैसे भी अंतिम फैसला विराज का होता है, मेरा नहीं। हाँ साइन कर। ये ना तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, समझा? बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मिलने। कितना सुंदर घर है। दिन मेरे पास भी ऐसा ही घर होगा। अरे माँ, अपने सपनों की दुनिया से ना थोड़ा बाहर आओ। क्या कहा? सपनों की दुनिया से? देखना, एक दिन मैं भी ऐसे ही घर में राज करूंगी। कौन कहाँ राज कर रहा है आंटी जी? नमस्ते। वो आपके मालिक के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतने बड़े बंगले में राज करते होंगे। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में सुधा से। वो आंटी कह रही हैं कि इन्होंने बहुत सुना है आपके बारे में सुधा से। अरे कामिनी जी, आप यहाँ कैसे? नकर जी, वो मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने आई थी। आइए ना, अरे बैठिए। वो सुधा और पारस एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। सुधा बता रही थी मुझको कि पारस विराज जी के यहाँ मैनेजर का काम करता है। अरे ऐसे हमारे यहाँ कई नौकर चाकर हैं। वो सुधा की भी शादी की उम्र हो गई है, तो यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नहीं मामा जी, पहले विराज से तो पूछ लीजिए कि वो ये शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो तुझे तो उसकी भाषा आती है ना, तो तू पूछ ले उससे। विराज, ये सब लोग तुम्हारी शादी इस लड़की से करवाना चाहते हैं। हाँ। विराज भी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब उसे शादी मंजूर है। तो कामिनी जी,
शादी पक्की समझिए। पर क्या रत्नाकर जी? दरअसल हमारे यहाँ ना एक प्रथा है, अगर किसी लड़के के बच्चे के माता पिता अगर 1 साल में गुजर जाए ना, तो उसी 1 साल के भीतर उसकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो अगले 3-4 साल तक हम उसकी शादी नहीं कर सकते। और विराज के माता पिता की बरसी अगले 4 दिन बाद है, तो हमें ना 2 से 3 दिन के भीतर ही भीतर रजिस्टर करनी पड़ेगी शादी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद विराज को समझ में नहीं आई बात। विराज को सब समझ में आ रहा है। विराज, जहरा शादी सुधा से। देखो विराज की मुस्कुराहट बता रही है। क्या बोल रहा है ये पारस? विराज कह रहा है कि आपको पता है वो सुन और बोल नहीं सकता। हम लोग को सब पता है इस बारे में। उसके बाद भी आप उसकी शादी सुधा से कराना चाहते हो? अब किसी न किसी से तो शादी करवानी है ना, तो विराज से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? अरे इसे बताने की क्या जरूरत है, ऐसा गाय थोड़ा है हमारा। अरे विराज को देखिए, मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है। इसका मतलब शादी पक्की समझिए। उसे भी सुधा पसंद। हमें मंजूर है। तो फिर बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन आप यहीं रहिए और मिलकर हम शादी की तैयारियां करते हैं। जी जरूर। पारस, तुम आज जल्दी छुट्टी कर लो, जाओ आराम करो, जाओ। अरे विराज, अरे जाने दो उसको, इतने मेहमानों के बीच में ये छोटे लोग। चलो जाओ यहाँ से। आइए कामिनी जी, आइए सुधा जी, आइए, कमरा दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा है विराज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। अब ऐसे कैसे इसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है? और मेरी माँ इसके साथ मुझे फंसाने में लगी, लेकिन क्यों? बहुत कीमती चेन लग रहा है ये। अगर तुम मेरा यूं ही साथ निभाती रहो ना, मैं तुम्हें गहनों से मर दूंगा। साथ तो आपने मेरा निभाया है, वरना मेरी बेटी उस भिखारी पारस के चुंगल में फंस गई होती। अगर तुमने मुझे सुधा और पारस के प्यार के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मुझे ये विराज और सुधा की शादी का आइडिया कहाँ से आया? पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि विराज और सुधा की शादी से उसकी प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है। कनेक्शन है। ये प्रॉपर्टी विराज की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की है। और जब मैं खून के जुल्म में 14 साल के लिए जेल गया था, तो ये मेरे बाप ने मेरी प्रॉपर्टी बहन और जीजाजी को दे दी थी। और जब मैं जेल से वापस आया, तो बहन और जीजाजी ने ये प्रॉपर्टी वापस देने से इनकार कर दिया, तो मैंने उनको एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। लेकिन उन्होंने ये प्रॉपर्टी पहले ही विराज को दे दी थी। तो क्या आप विराज को भी मरवा दोगे? नहीं, अगर वो मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को चली जाएगी, और ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करवानी है। इसलिए मैं तुम्हें जैसा कहता जाऊंगा ना, अगर तुम वैसा करती जाओ तो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो फिर आप अपना वादा निभाएंगे और मैं अपना वादा निभाऊंगी। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो, तो मैं सुधा का हाथ
विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। हेलो, हाँ सुधा। पारस, सुधा, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? पारस मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सुधा, ये तुम्हारी मम्मी रतन जी को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती। सुधा, तुम्हारी और ये विराज की शादी की बात ही अचानक से छिड़ने में मुझे कोई साजिश दिखाई दे रही है। कुछ भी हो, हमें ये शादी रुकवानी होगी। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। मैं आज ही मम्मी से बात करूंगी और इस शादी को करने से मना कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और देखो, तुम्हारी बात होते ही ना तुम तुरंत मुझे खबर करना, ठीक है? हाँ। तुम डिनर के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जाओ और थोड़ा मेकअप कर लो। माँ मैं विराज से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। तो मैं विराज से शादी क्यों करूंगी? क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है। माँ, लेकिन पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। उसके पास पैसा नहीं होता ना, यकीन मानो मेरा गिद्धों की तरह नोच खाती है। अपने भी साथ नहीं देते हैं, इसीलिए अपने भविष्य को सोच के ना चलना पड़ता है। लेकिन माँ, अपने फ्यूचर का सोच के अपने आज को खराब करना, ये तो बेवकूफी हुई ना। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी। मैंने भी पैसे और प्यार में प्यार को जगह दी और तेरे बाप से शादी कर ली। मुझे क्या मिला इससे? गरीबी, दुख। पर मैं ये सब तेरे साथ नहीं होने देना चाहती। लेकिन माँ, पारस के पास भी बहुत पैसे हैं। वो भी मुझे बहुत खुश रखेगा। क्या खाक पैसे हैं? पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5 लाख। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5 लाख? और विराज की कमियाँ? कमियां किसमें नहीं होती? उससे क्या होता है? शादी के बाद सब कमियां धुल जाती हैं। सुधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोच सकती। मैं नीचे डिनर के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हारा मन विराज से शादी करने का करे तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, वरना मैं रत्नाकर जी से कहकर उनसे उनके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी, उनकी गालियां भी खा लूंगी और विराज से तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। हेलो। हेलो, हाँ सुधा, बात की तुमने आंटी से? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? मम्मी का कहना है कि मुझे विराज से शादी कर लेनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। एक तरफ मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती और पारस, दूसरी तरफ मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। देखो सुधा, अब तुम जो भी फैसला लोगी ना, उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। भविष्य? हाँ, भविष्य। और मुझे पता है कि तुम जो भी फैसला लोगी वो एकदम सही होगा। पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5 लाख। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5 लाख? ये लेकिन सुधा कहाँ रह गई भाई? बस आती ही होगी। माँ, देखो वो आ गई। आ गई। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसलिए आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया बेटा। अब जाओ और विराज को ले जाओ, जिससे हम इस घर पे राज कर सकें।
जाओ जाके विराज को खाना दो। लीजिए ना आप लोग भी शुरू कीजिए। क्या खाना बनाया है, मजा आ गया भाई। पारस, तुम यहाँ और इस वक्त? मैं ये देखने आया था कि तुमने क्या फैसला लिया है, और देखा मैंने तुम्हारा फैसला। क्या देखा? देखा मैंने, हाथों में हाथ डाल के डिनर किया जा रहा है। मुझे मेरी एक बात रखने का मौका तो दो। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी उनमें से एक निकली। तुमने पैसे के लिए अपने प्यार को ठोकर मार दी, और मैं समझ गया हूँ अब सब। और मैं जा रहा हूँ विराज को सब कुछ बताने के लिए। क्या विराज को बता दोगे? मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं करूंगा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पारस, पारस! मैं सुधा से प्यार करता हूँ। सुधा मुझसे प्यार करती है। और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चुप। ये बात हम सुधा से ही पूछ लेते हैं कि वो किससे प्यार करती है। बताओ सुधा। हाँ सुधा, हमारे बीच जो भी है तुम सब कुछ बता दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चल, ये समझ गया। ये सुधा तुम चल, सुधा ये हो गई तेरी नौटंकी। चल। आ गए तुम? हाँ। शादी का फॉर्म निकालो। और सुनो, ये शादी के फॉर्म के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी स्टेपल कर लो। ठीक है। और याद रहे, शादी के फॉर्म पे दूल्हा दुल्हन के साइन होंगे और प्रॉपर्टी के पेपर्स पे सिर्फ दूल्हे के। ठीक है? ठीक है। और ठीक करता हूँ। कामिनी जी, अरे दुल्हन को ले आइए। कामिनी जी, रजिस्ट्रार जी,
सिग्नेचर ले लेते। विराज, सिग्नेचर करो ना, रजिस्ट्रार साहब को देर हो रहा है भाई, जल्दी। चलिए कामिनी जी, शादी संपन्न हुई। आप एक काम करें, आप दुल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में ले जाइए, है ना? मैं रजिस्ट्रार साहब को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आइए। देख, देखा, तेरी सुधा विराज की हो गई है, तेरे मालिक की। देखा नहीं जा रहा ना, जिसकी सेवा तूने इतने सालों तक की, इस पे तरस आ रहा है। जा, तुझे रिया करा, जा। रुक 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 रुक। रिया किया जा। रुक, तेरी प्रॉपर्टी के प्लान में तूने हमेशा टांग उठाई है, इसलिए मैं तुझे आसानी से तो रिहा नहीं करूंगा। मैंने तेरे गांव में ना अपने कुछ लोग भेजे जो मेरे एक कॉल पर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं, समझा? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप उनके साथ कुछ मत कीजिएगा प्लीज। तो उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। देखिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन वो उनके साथ। तो ठीक है, तुझे विराज को जान से मारना होगा। क्या? हाँ, मैं अब कभी जेल नहीं जाना चाहता।
पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे दूर रखने वाला कोई भी इंसान जिंदा रहे। इसलिए तुम्हें मेरे लिए विराज को मारना होगा, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। देखिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। मैं करूँगा। ठीक। बहुत खूबसूरत है। मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। आप कितने अच्छे। मैं भी आती हूँ। आओ। तुम यही सोच रहे होगे ना कि इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने वो कंपनी के पीछे वाली जमीन रातों रात बेच दी एक आदमी को। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं यार, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये देखो, सब साफ हो जाएगा। विराज, सिग्नेचर करो ना, रजिस्ट्रार सबको देर हो रहा है भाई, जल्दी। अरे ये तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल मेरे पास है। अरे देखो कामिनी, सुधा, ये देखो पारस विराज को मार रहा है। अरे इधर आओ। ये देखो, ये देखो। पारस की इतनी हिम्मत, विराज को मार दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें भी। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम एक काम करो, मैं संभालता हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो, ठीक है? पुलिस स्टेशन। भांजे, विराज, क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया मेरे विराज को? हेलो हेलो, एम्बुलेंस। सुनो, सीधा होश में आओ।
कौन है ये और क्या हुआ था यहाँ? ये रत्नाकर जी है। इनके भांजे गूंगे बहरे जो हैं उनके ऊपर उन्हीं के कर्मचारी ने पारस ने चाकू मार के हमला कर दिया। उसी को देखने के लिए वो गली के बाहर गए थे, पर उन पे भी हमला हो गया। बंगले में आकर वो भी मर गए। देखो आसपास में कोई दिख रहा है क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। विराज, लेकिन विराज पे तो पारस ने हमला किया था ना? वो सब एक नाटक था। सर, मैं सुधा से प्यार करता था। सुधा की और विराज की शादी में कुछ गड़बड़ ना करूं, इसलिए मामा ने मुझे बंदी बना के रखा और बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद जब उसने मुझे रिहा किया तो तुझे विराज को जान से मारना होगा। सर, इसीलिए मैंने विराज पर हमला किया और उसको हल्का सा जख्म दिया, बहुत गहरा घायल नहीं किया। सर, मैंने सोचा कि हमारा ऐसा करने से शायद हम रत्नाकर के चंगुल से बच जाएं। रत्नाकर का मोबाइल ढूंढो और पारस के गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके रत्नाकर के आदमियों को पकड़ने के लिए कह दो। सर, मैंने ये सोचा कि मेरे ये सब कुछ करने से शायद हम रत्नाकर के चंगुल से बच जाएं। तो तुमने रत्नाकर को क्यों मारा? सर, विराज कह रहा है कि रत्नाकर ने विराज की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली थी। और सर, विराज को लगता है कि कामिनी भी रत्नाकर से मिली हुई थी। नहीं, पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। और इसने विराज पर जानलेवा हमला भी करवाया था, लेकिन विराज उसमें बच गया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरे माँ बाप को भी रत्नाकर ने ही मरवाया है। मिस कामनी, आपका इस षड्यंत्र में कैसे हाथ है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताती हूँ। रत्नाकर जी ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था और साथ में कहा था सुधा और विराज की शादी भी करवा दो, मैरिज सर्टिफिकेट के पेपर्स के साथ वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे भी साइन करवा ले और उसकी प्रॉपर्टी हथिया ले। वैसे भी मुझे पारस और सुधा की शादी मंजूर नहीं थी, तो मैंने उनकी बात मान ली और सुधा को मना लिया शादी के लिए। सबको ले चलो थाने।
किया तुमने? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये साड़ी लेकर आए थे लखनऊ से मेरे लिए। हाँ, ये सामान लाए थे तुम, ये पहनूंगी मैं। शोभा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लखनऊ में सेल्समैन की जॉब करके मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि घर का खर्चा चल सके। मैं वहाँ देखने नहीं आती तुम कितना कमाते हो और कितना उड़ाते हो। मेरी तो तकदीर ही फूटी है कि तुम जैसे इंसान से मेरी शादी हो गई। एक भी ख्वाहिश पूरी की है मेरी आज तक? बोलो। पिताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। शोभा अपने दिमाग में ख्वाहिशों की एक लिस्ट बना के बैठी है, हर वक्त यही सोचते रहती है कि कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई और कौन सी नहीं। बेटा, अब तो बहू हमारे भी नहीं सुनती है, वो वही करती है जो उसका मन करता है, और हम लोग भी अब टोका टाकी नहीं करते। जैसे रहना है रहे। पिताजी ये 10,000 रुपए हैं घर के खर्च के लिए, कोशिश कीजिएगा कि इतने में घर का खर्चा निकल जाए। राघव चाचा की बेटी की भी शादी है, हालांकि उन्होंने मुझसे 50,000 की मदद मांगी है, लेकिन पिताजी सिर्फ 15,000 का ही बंदोबस्त हो पाया है। आप उन्हें समझा दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं किसी की मदद करने की। इन रिश्तेदारों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शोभा देखो, बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? कुछ समझने की जरूरत नहीं है मुझे। खुद का खर्चा तो पूरा नहीं होता, चले दूसरे की मदद करने। राघव चाचा ने हमारी शादी में 50,000 की मदद की थी और पैसे भी नहीं मांगे थे। वो तो मैंने 3 साल में पैसे चुकाए उनको। हाँ बहू, कुछ तो समझने की कोशिश करो। कुछ समझने की जरूरत नहीं है मुझे। रिश्तेदारों का तो बड़ा ख्याल है आप लोगों को। 3 साल से मैं इस घर में अपने ख्वाहिशों का गला घोट कर बैठी हूँ, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। चले हैं दूसरों की मदद करने। पहले खुद का देख लीजिए, फिर दूसरों की मदद करिएगा। अभी भी गुस्से में हो? देखो तुम गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। शोभा सुनो तो। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। पिताजी, राघव चाचा को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उन्हें कह दीजिएगा कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुद ही फोन करके बता देना। वैसे मजबूरियों की बात तो वो समझेंगे जरूर। शोभा, मैं जा रहा हूँ। माँ और पिताजी का ख्याल रखना। हाँ, मैं तो बैठी हूँ यहाँ फ्री की नौकरी करने के लिए। और तुम्हारा जो खाना पूर्ति होना था वो तो हो गया। शाम को आए और सुबह चल दिए। जाओ। माँ पिताजी, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलता हूँ मैं। मैं भी आता हूँ। बहू, तुम योगेंद्र के साथ प्यार से पेश आती तो शायद हो सकता है 1-2 दिन रहता। आपने अगर अपने बेटे को किसी लायक बनाया होता ना, तो जरूर प्यार से पेश आती।
सब मुझे ही समझाने आ जाते हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं आप। तो सोचा आपकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लूं। अगर आप हमें पहले बता देते तो हम थोड़ा सज धज कर आ जाते। तो अब सज धज कर तैयार हो जाइए ना। वैसे सजने के बाद आप कितनी खूबसूरत लगती हैं, और इस बहाने में आपकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लूंगा। अच्छा, तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं जाकर तैयार होती हूँ, आप 1 घंटे में आ जाइए। ओके। तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और भाभी कहाँ है? एक्चुअली उनके लिए कुछ सामान लेकर आया था, देकर आता हूँ। अरे अरे सुनो तुम। जाने दीजिए, पड़ोसी है, बहू ने कुछ सामान मंगाया होगा। आप चलिए चलिए कमरे में चलिए। तुम कब आए? अभी आया। आओ अंदर। सच कहूँ भाभी, तो आपकी खूबसूरती देखकर मैं एक ही बात सोचता रहता था, आपसे पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई। खैर देखिए, मैं ये आपके लिए कुछ लाया हूँ। चॉकलेट। वाह, चॉकलेट, माय फेवरेट डार्क चॉकलेट। और ये एक स्पेशल गिफ्ट, ये देखिए। क्या है ये? इसमें कंगन है भाभी, आपके हाथ में आपकी तरह ही खूबसूरत लगेंगे। लगेंगे, बट इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाभी, आपसे पहली बार मिलने आए हो तो खाली हाथ थोड़ी आता। पहनकर दिखाइए ना इसे। अब देखिए, आप लेकर आए हैं मेरे लिए, तो आप ही पहना कर दीजिए। तो आप खोल दीजिए, मैं इसे पहना देता हूँ। बिल्कुल। अरे वाह, कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये लीजिए, पहनाइए। थैंक यू, बहुत प्यारे हैं ये। वैसे नवीन, एक बात कहूँ, तुम्हारी पसंद बहुत ही खूब है। तभी तो आपको पसंद किया है मैंने। बस बस, चलो अब वो काम कर लो जो काम करने आए हो, वरना तुम्हारी ख्वाहिश आज भी अधूरी रह जाएगी। आइए। ठीक है। बहू, जी माँ जी। बहुत देर हो गई है, खाना तो चढ़ा लो। बेटा, अब तुम जाओ, बहू को बहुत सारे काम है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ भाभी।
जाकर देख तो लो, खाने में क्या बनेगा। पापा जी को खिला दीजिएगा। हाँ, क्या हो गया? हाँ, लीजिए पानी, लीजिए पानी लीजिए। अरे दाल में नमक कितना ज्यादा है, 3-4 बार डाल दिया ऐसा लगता है। पता नहीं आजकल बहू को क्या हो गया है, कौन से धुन में रहती है, मालूम नहीं क्या खाना बना रही है। तो समझाओ उसे, कम से कम खाना तो ध्यान से बनाए। पापा जी क्यों कोस रहे हैं मुझे? और कौन से धुन में रहती हूँ मैं? ऐसा क्या हो गया? अरे दाल में नमक कितना ज्यादा है। पापा जी इल्जाम मत लगाइए मुझ पे। मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है, मत खाइए। वो क्या है ना कि आप जिंदगी भर माँ जी के हाथ का खाना खाते आए हैं, इसीलिए आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा। माँ जी कल से अब आप ही खाना बनाइएगा, ठीक है? हेलो भाभी, बहुत सही टाइम पर फोन किया आपने। बस आपकी तस्वीरें देख रहा था। जब मैं सामने हूँ तो तस्वीर देखने की क्या जरूरत है? अरे भाभी जी, आप सामने ही नहीं, आप तो मेरी आंखों में हैं, मेरे सपनों में हैं, मेरे दिल में हैं। बस बस बस। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? वो एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मेकअप का सामान लेना था। अरे तो इसमें कहने वाली बात क्या है, मैं खरीद कर देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास, बस तुम साथ चलो। वो क्या है ना, पसंद देखी है मैंने तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ आपका। माँ जी खाना बना लीजिएगा, मुझे कुछ काम है, मार्केट जा रही हूँ। रुको बहू, अकेले जा रही हो? नहीं नहीं, नवीन के साथ जा रही हूँ। अगर तुम जा ही रही हो तो घर के लिए थोड़ा राशन भी ले आना। राशन क्यों? पापा जी को पैसे देके गए हैं ना घर खर्च के लिए, उससे राशन ले आइए। मेरे पैसों पे नजर मत डालिए। बहू, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? 15,000 रुपए क्या देख लिया आप लोगों ने? बस उसी पैसे पे नजर है। और ये मत भूलिए कि आप दोनों का दाना पानी भी मेरी वजह से चलता है। वो तो मैं हूं जो आप लोगों को झेल रही हूं। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो कब की यहां से चली गई होती, या आप दोनों को घर से निकाल दिया होता।
अजय सुनते हो? हाँ बोलो। गैस खत्म हो गई है, अब खाना कैसे बनेगा? अरे लगता है बहू ने बुकिंग नहीं की होगी। अब क्या करें, मैं जाकर ले आऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर ने आपको वजन उठाने से मना किया हुआ है, आप नहीं जाएंगे। तो फिर बहू को फोन लगाएं। फोन? हाँ यही सही रहेगा। बहू तो फोन ही नहीं उठा रही है। अब पानी लीजिए। सच में यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है। बहू, दोपहर से हम तुमको फोन लगा रहे हैं, तुम तो फोन उठाते नहीं हो। वो मैं खरीदारी कर रही थी ना, और हाथ में ये सामान भी था, तो फोन कैसे उठाती। दोपहर से ही गैस खत्म हो गया है, खाना भी नहीं बना है। खाना नहीं बना तो इसमें मैं क्या करूं? आप लोग के पास पैसे थे ना, पापा जी जाकर गैस ले आते। बहू तुम्हें पता है ना कि वो भारी वजन नहीं उठा सकेंगे, उनको तकलीफ हो जाएगी। और तुमने बुकिंग कर दी होती तो अब तक आ भी गया होता गैस। नवीन बेटा, क्या तुम गैस का सिलेंडर ले आओगे? क्यों माँ जी, ये आपका नौकर है जो आपके लिए काम करेगा? मेरे साथ मार्केट क्या चला गया, आप इससे गैस सिलेंडर भी मंगवाएंगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास एक सिलेंडर पड़ा है, मैं उसको ले आता हूँ। कल मैं अपने लिए दूसरा मंगा लूंगा। अच्छा सुनो, पापा जी से पैसे ले लो। तुम अपने लिए कल गैस कैसे मंगवाओगे? आप पैसे दे दीजिए इन्हें। ये लीजिए, खाना बना लीजिए। थैंक यू। तुम जाके टीवी देखो, मैं आती हूँ। ठीक है। ऐसे हर किसी को अपनी कमर में बिठाना ठीक नहीं है बहू। नवीन से जो भी बात करनी है और मैं बैठ के बात कर लिया करूँ। अच्छा, तो अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे किसे कहाँ बिठाना चाहिए और किसे कहाँ नहीं, है ना? मेरी खुशी की तो परवाह नहीं आप लोगों को। अरे वो बेचारा थक कर बाहर से आया है, उसके घर का टीवी खराब है, अगर वो थोड़ी देर टीवी देख लेगा तो क्या घट जाएगा? और वैसे भी माँ जी, वो मुझे भाभी बुलाता है। आप लोगों को ना सच में शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बहू, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसी आप हैं वैसी आपकी सोच है। मेरे मामले में ताक झाक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही मेरी सासू माँ। खैर छोड़ो, तुम क्या देख रहे थे? बस ऐसे ही मैच देख रहा था। वैसे ऐसे रोज टीवी देखने का मौका मिले तो मैं हर रोज ही आ जाया करूं। तो आ जाया करो, रोका किसने? सच कहूं तो मैं जब भी आपको देखता था एक ही बात सोचता था, इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर योगेंद्र भैया लखनऊ में रह कैसे सकते हैं? शायद उन्हें कोई वहां मिल गई होगी। हो सकता है उन्हें कोई मिल गई होगी, पर मुझे भी तो तुम मिल गए ना।
हर जगह के लाइट्स ऑन है, किसी का ध्यान ही नहीं रहता। अजी सुनिए, वहां कहाँ जा रहे हैं आप? बहू का जरा भी ख्याल नहीं रहता कि घर के लाइट्स ऑफ कर दे। सारे लाइट्स ऑन करके रखे हैं। लगता है उनके कमरे का लाइट भी चल रहा है। दिखाता हूँ जरा। अरे कोई बात नहीं, टीवी देख रही होगी बहू। आप चलिए। अरे लेकिन जाने दीजिए, चलिए। वो ना मुझे भाभी कहता है। आप लोगों को ना सच में शर्म नहीं आती ऐसे सोचते हुए? जैसी आप हैं वैसी आपकी सोच है। मेरे मामले में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। निर्मला, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। सुनते हो? हाँ। राशन लेने जा रहे हो ना? सब्जियां में ले आना, घर में सब्जी खत्म हो गई है। हाँ ले आऊंगा, लेकिन सुनो, योगेंद्र जितना पैसा देकर जाता है उसमें घर का खर्च नहीं निकलता है। बहू से कहना पड़ेगा जरा हाथ रोक कर चले। लेकिन न जाने आजकल वो किस धुन में रहती है, किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। घर की बत्तियां जलती रहती हैं, निभाना भी भूल जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जरा समझाया करो उसे। हाँ क्यों नहीं पापा जी, आप लोग जिंदगी भर बस मुझे ही समझाते रहना। अगर अपने बेटे को समझाया होता ना तो वो इतना कमा पाता कि हमारी जरूरतें पूरी हो पाए। बहू, योगेंद्र कमाता तो है ना, 15-15 घंटे काम करता है वो। अच्छा, ऐसे 15 घंटे काम करने का क्या फायदा जब हमारे घर की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। खैर, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ये घर मिला है। जाने दीजिए। आप सब्जी लाने जा रहे हैं ना, तो गाजर भी ले आइएगा। वो क्या है कि नवीन को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो मुझे उसके लिए बनाना है। आप जाइए, ले आइए। हेलो, हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ, बस आ रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मार्केट जा रही हूँ। हेलो माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, और आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं बच्चा। और शोभा, वो तो कभी कॉल ही नहीं करती है। अरे वो फोन नहीं करती तो तुम फोन कर लिया करो। कोई एक पैर से अपाहिज हो ना तो वो चल फिर सकता है, लेकिन अगर दोनों पैर से अपाहिज हो तो कैसे चल सकता है? समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो मन बटाव है वो खत्म हो जाए। तुम मेरी एक बात मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा माँ। तो फिर तुरंत एक रूम का बंदोबस्त करो और बहू को अपने साथ लखनऊ ले जाओ। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत दिनों से ना मन में ये बात चल रही थी, इसलिए सोचा बोल दूं। जल्दी से जल्दी बेटा रूम का बंदोबस्त कर दो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ।
ये लो सामान ले आया हूँ, किचन में रखवा देना। ये लीजिए, बिजली का बिल आया है। हाँ मैं पानी ले आती हूँ। रुको रुको रुको, अरे ये बिजली का बिल इतना कैसे आया? कितना आया है? अरे 10,370 रुपए। कैसे भरेंगे? बहू कहाँ है? बहू तो बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे मैं तो दो बार देख के गई, फिर भी तुम नहीं समझे। नवीन तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। बहू इतनी रात को ये फिर से आ गया, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता इस घर में पापा जी, तब तो आप कुछ नहीं कहते। ये बिजली का बिल आया है 10,370 रुपए, कैसे भरा जाएगा? तो इसमें मैं क्या करूं? अपने बेटे को कॉल कीजिए, पैसे मंगवाइए और भर दीजिए। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? देखा, फिर से सारी बत्तियां ऑन है। इतना बिल आ रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं है। टीवी देख रहा था चाचा जी। पापा जी, तुम चुप रहो। पापा जी ऐसा कुछ नहीं है। पापा जी सुनिए तो सही। पापा जी मेरी बात, पापा जी। बात तो सुनो। अरे चाचा जी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप। पापा जी दरवाजा खोलिए। पापा जी। टीवी देख रहा था मैं चाचा जी। कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए चाचा जी। आज की बात अभी शक्ल में मत दिखाना मुझे। चल। अरे चलो, कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ वो सब ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम जानती थे इन सब के बारे में? मुझसे क्यों छुपाई? एक बात ध्यान रखो, आज के बाद वो नवीन घर में कदम में नहीं रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उस बात को भूल जाइए ना। अब हम शादी में जा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए ना। हाँ जा तो रहे हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, शाम तक लौट आएंगे। ठीक है। योगेंद्र का फोन है। देखो। हाँ हाँ प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? माँ आप लोग आज निकल रहे हैं ना शादी के लिए? हाँ हाँ बेटा, बस निकलने वाले हैं, शाम तक आ जाएंगे हम। हाँ बस यही जानने के लिए कॉल किया था। अब बेटा, मैंने जो तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? हाँ माँ, कुछ लोगों से बात हुई है अभी, तो जल्दी बंदोबस्त हो जाएगा। मैं शोभा को जल्दी ले आऊंगा। ठीक है माँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। प्रणाम। ठीक है, खुश रहो बेटा। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आप बाहर चलिए, मैं बहू को बोलकर आती हूँ कि हम शादी में जा रहे हैं। आते आते रात हो जाएगी, ठीक है? बहू, बहू, हम शादी में जा रहे हैं, रात देर से आएंगे। बहुत थक गए बाबा,
शादी में शोरगुल, भीड़ भड़क्का और ये डीजे, मेरा तो सर फटा जा रहा है सच्ची। आजकल ऐसा ही रहता है। अरे ये लाइट क्यों नहीं जल रहा है? क्यों? देखो तो उसको। क्या हो गया? अरे बिल की वजह से तो इतनी जल्दी लाइट नहीं कर सकती, फिर लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रहे? इसमें तो बल्ब ही नहीं है। ये सारे बल्ब गए कहाँ? यहाँ भी नहीं है। मैं उसको देखता हूँ। अब ऐसे ही बिजली का बिल बचाया जाएगा। आप लोगों को मेरा टीवी देखना, मेरा लाइट चालू कर कर रखना बहुत बुरा लगता है ना? तो बस मैंने भी सोच लिया है कि इस घर में ना ऐसे ही अंधेरा रहेगा। अब आप दोनों भी अंधेरे में रहने की आदत डाल लीजिए। बहू सुनो तो। ओ सुनो, ये क्या कह रही हो तुम? बहू बहू, बहू, दरवाजा खोलो बहू, बहू, दरवाजा खोलो। क्या है? देखो, मुझे सिर्फ एक बल्ब ले दो, हमारे कमरे वाला। क्यों दे दूं बल्ब? देने के लिए थोड़ी ना निकाला है, बिजली का बिल बचाने के लिए निकाला है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो बहू। निर्मला को रात को बाथरूम जाना होता है, अगर वो फिसल कर गिर गई तो परेशानी हो जाएगी। क्यों? आप है ना उनका ध्यान रखने के लिए, आप अंगुली पकड़ कर ले जाइए उन्हें। अभी रात को दुकानें खुली होती ना, तो अभी जाकर दुकान से ले आता। सारे घर में अंधेरा है अब। देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एक बल्ब दे दो, हमारे कमरे वाला, बस। नहीं दूंगी बल्ब। मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना आप लोग, अब देखिए मैं भी बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। नहीं मिलेगा बल्ब। बहू मेरी बात सुनो, बहू, बहू, दरवाजा खोलो बहू, मेरी बात सुनो बहू। फिर से बाथरूम आ गई है यार, कैसे जाऊं? अंधेरा हो गया है, जाऊं कैसे? निर्मला, अरे निर्मला, निर्मला उठो, ये बाहर कहाँ है? मुझे आवाज दे दिया करो तुम। निर्मला, निर्मला, क्या करूं? पानी, पानी। निर्मला, उठो, निर्मला, अरे दवाइयाँ कहाँ गई? दवाइयाँ कहाँ हैं? निर्मला, निर्मला आंखें खोलो निर्मला, निर्मला दवाइयाँ नहीं मिल रही है, कहाँ रख दिया तुमने? निर्मला, निर्मला, अरे टॉर्च, अरे ये टॉर्च भी तो नहीं चल रहा। अरे सब बेकार है। बहू, 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 दरवाजा खोलो बहू, बहू। अरे निर्मला गिर गई है, चोट लगी उसे, मुझे एक भी दवाई नहीं मिल रही है। दरवाजा खोलो बहू, एक बात दे दो मुझे बहू। अरे समझने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ एक बल्ब दे दो, सिर्फ एक बल्ब दे दो मुझे। नहीं दूंगी बल्ब, सारे बल्ब तोड़कर फेंक दूंगी, लेकिन आपको नहीं दूंगी। देखो, मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बदतमीजी को साइन करूंगा मैं। मुझे सिर्फ एक बल्ब दे दो। अच्छा, बल्ब चाहिए ना आपको? रुकिए। हाँ, सिर्फ एक बल्ब दे दो मुझे, एक बल्ब दे दो मुझे। बल्ब चाहिए ना? हाँ, हाँ? बल्ब। हाँ दो। क्या कर दिया तुमने?
और लेंगे बल्ब? वो मुझे बल्ब चाहिए? हाँ। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया तुमने ये? मिल गया आपको बल्ब? अब निकलिए यहाँ से। जब तक आप दोनों का गुरूर नहीं टूट जाता ना, आप दोनों को ऐसे ही अंधेरे में रखूंगी। आप लोग जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुला लीजिए अपने बेटे को सेवा करने के लिए। 2 वक्त की रोटी मुफ्त की मिल रही है, आप बुढ़े बुढ़ियों को तो समझ नहीं आ रहा ना। बहुत चले मेरे मामले में टांग अड़ाने के लिए। चलिए निकलिए यहाँ से, कोई बल्ब नहीं मिलेगा आपको, निकालिए। बहू, बहू आंखें खोलो, बहू आंखें खोलो, बहू। बहू, बहू। हेलो, पुलिस? पिताजी, कम से कम मुझे तो बताया होता, मैं सब कुछ ठीक कर देता। अगर आप लोग मिलजुल के रहते तो आज ये नौबत ना आती। घर की छोटी छोटी बातें जब क्राइम की वजह बन जाए तो ये अफसोस की बात होती है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, बस सही दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। लेकिन ये गुस्सा और जुनून इंसान को ऐसे जुर्म करवा देता है कि पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। एम्बुलेंस को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। गिरफ्तार करो, फास्ट। यस सर। इन्हें छोड़ दीजिए।